अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं और इनमें पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो पॉलीमर्स होते हैं जो कि 100 और 1000 ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इनको हम ग्लाइकन्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का नाम भी देते हैं और ये लीनियर भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं। उसको हम फर्दर जब स्टडी करेंगे डिटेल में पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल्स को, तो उसमें देखेंगे किस में लीनियर चेन है और किस में ब्रांच चेन है। और स्वीट नहीं होते टेस्ट में, टेस्टलेस होते हैं, स्प्रैंगली सोलेबल होते हैं वाटर में और इनमें एल्डिहाइड और कीटोन्स की कोई ख़ास प्रॉपर्टी नहीं होती। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास हैं जिसमें स्टार्च आ जाएंगे, ग्लाइकोजिन और फाइबर्स। अब सबसे पहले जो हमें स्टार्च को देखेंगे कि जो स्टार्च है वो एक डाइजेस्टेबल पॉलीसेक्राइड है और ये मोस्टली स्टार्च जो स्टोर होता है प्लांट्स में। और वीट, राइस, कॉर्न जो है इसका मेजर सोर्स है स्टार्च का। और इसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये स्ट्रक्चर देता है प्लांट को और इस सेल वॉल बनाता है प्लांट की। इसके अलावा हमारे पास है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन जो है वो हमारे पास स्टोर फॉर्म होती है ग्लूकोज की। मतलब जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और वो स्टोर कहाँ पे होगा? जो लीवर सेल्स होते हैं वो बनाते हैं ग्लाइकोजिन। जब हम लेते हैं खाना खाते हैं या आफ्टर मील, जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे लीवर में जो होता है वो ग्लाइकोजिन बन जाता है। और जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजिन जो होता है इसकी ब्रेकडाउन होती है और कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज पे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसेक्राइड की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो पॉलीसेक्राइड्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट है वो मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स की बेस पे। अगर हमारे पास मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स एक जैसे होंगे तो हम उसे कहेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। अगर मोनोसेक्राइड सब यूनिट हमारे पास डिफरेंट होगा तो उसे हम कहेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। और सेकंड जो है हमने उसको उसके बायोलॉजिकल रोल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। उसमें हमारे पास है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड और स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड। स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड और स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है उनको हम बायोलॉजिकल रोल के अकॉर्डिंग पॉलीसेक्राइड के जो डिवीजन करते हैं उसमें दोनों टाइप्स आएंगी। जो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स हैं वो हमारे पास है स्टार्च, ग्लाइकोजिन और इंसुलिन। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स का काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं खासतौर पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और मतलब एज ए रिजर्व फूड ये हम यूज़ करते हैं। मतलब आप ग्लाइकोजिन की एग्जांपल ले लें। अगर हमारे पास ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर अगर हो जाता है तो जब हमें ज़रूरत होती है अगेन ग्लूकोज की तो यही ग्लाइकोजिन जो होता है इसकी ब्रेकडाउन होती है और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और बॉडी की नीड को पूरा करता है। इसके बाद है स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड। ये वो पॉलीसेक्राइड्स हैं जो किसी भी चीज़, फॉर एग्जांपल आप प्लांट कह लें, प्लांट की सेल वाल का जो एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है उसको बनाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी सेलुलोज और काइटिन की। सेलुलोज जो कि प्लांट सेल वाल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और काइटिन जो है वो हमारे पास फंजाई जो होती है उसकी सेल वाल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड है जो किसी भी चीज़ को एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं जिसमें हमारे पास मेजर जो है वो सेल वाल आ जाएगी। फर्स्ट टाइप हम देखेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। अब हम होमो और हेट्रोपॉलीसेक्राइड जब पढ़ेंगे तो उसमें ही हम देख लेंगे कि हमारे पास स्टोर्ड और स्ट्रक्चर जो है पॉलीसेक्राइड्स वो कौन कौन से हैं। होमोपॉलीसेक्राइड्स वो होते हैं जो सेवरल यूनिट से मिलके बने होते हैं लेकिन वो जो यूनिट्स होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब वो सेम मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो मिलके जब पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स या उसे हम कहते हैं होमोग्लाइकन्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स या होमोग्लाइकन्स के एग्जांपल में हमारे पास स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजिन, इंसुलिन और सेलुलोज आ जाते हैं जिसमें से हमारे पास कुछ तो स्टोर्ड होमोपॉलीसेक्राइड्स हैं और कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर होमोपॉलीसेक्राइड्स हैं। उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से हमारे पास स्टोर्ड है और कौन कौन से हमारे पास स्ट्रक्चर है। हमारे पास जो फर्स्ट होमोपॉलीसेक्राइड है वो स्टोर्ड होमोपॉलीसेक्राइड है। मतलब वो स्टोर फॉर्म में होती है और वो होमोपॉलीसेक्राइड मतलब उसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, वो स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड भी और होमोपॉलीसेक्राइड भी।
इसमें हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है स्टार्च। स्टार्च होमोपॉलीसेक्राइड होते हैं और ये स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की प्लांट्स में। इसकी एग्जांपल में हमारे पास पोटैटो आ जाएगी। और स्टार्च जो है वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलके बने होते हैं, जो दोनों ही ग्लूकोज पॉलीमर हैं। और हमारे पास जो स्टार्च में माइलोज है वो 10 to 30% होता है और जो माइलोपेक्टिन है वो 70 to 90% होता है। ये मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं कोल्ड वाटर में और सोल्युबल होते हैं हॉट वाटर में। अमाइलोज हमारे पास एक लीनियर लेकिन एक हेलिकल चेन होती है पॉलीसेक्राइड्स की, जो कि 200 से 2000 ग्लूकोज यूनिट्स के साथ मिलके बनी होती है। और इसके हर टर्न में हमारे पास 8 ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं। और जो अमाइलोज की जो चेन है, अमाइलोज की जो चेन ये बनती है लीनियर और हेलिकल जो चेन है, ये ग्लूकोज मोनोमर्स के साथ मिलके बनी होती है। और इसके दरमियान हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। मतलब ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के दरमियान हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अल्फा का नाम हम इसको इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पास जो बॉन्ड है वो बिलो द प्लेन बन रहा है, तो इसलिए हम इसको अल्फा का नाम देते हैं। और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बन रहा है, इसलिए इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम कहते हैं। अमाइलोपेक्टिन जो है ये भी स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन और माइलोज दोनों है। माइलोज का हमने पढ़ा कि उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अमाइलोपेक्टिन भी स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होता है अमाइलोज से, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है कि एक तो ये ब्रांच चेन में होता है और एक इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अलावा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बनता है। जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये जब लीनियर चेन बनती है उसके दरमियान बनता है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान ये बन रहा होता है, तो इससे एक लीनियर चेन बनती है। लेकिन जो अल्फा 1,6 हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये तब बनता है जब हमारे पास लीनियर चेन ब्रांच चेन की फॉर्म में आती, तो ये बॉन्ड हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान बनता है। मतलब एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो ये बॉन्ड होता है ये ग्लूकोज के हर 20 to 30 यूनिट्स के बाद बन रहा होता है। तो ऑलमोस्ट ये माइलोज से मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ आता है, इसमें लीनियर चेन के साथ साथ ब्रांच चेन भी होती है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अलावा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन हमारे पास स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड है और इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमारे पास अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है। अमाइलोपेक्टिन की तरह क्यों होता है, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन में भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा होता है और ग्लाइकोजिन में भी हमारे पास ये दोनों बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट अमाइलोपेक्टिन की तरह का ही होता है। और इसमें हमारे पास जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो हर 8 to 10 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद बन रहा होता है। और ग्लाइकोजिन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। और ये स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का, क्योंकि हमारे पास जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में होती है वो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। मेजर फंक्शन जो ग्लाइकोजिन के उसमें मेन फंक्शन तो स्टोरेज का ही आता है। वो स्टोर फॉर्म में जो ग्लाइकोजिन है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही होती है, जितने भी मेमेलियन सेल्स होते हैं उनमें जो ग्लाइकोजिन होती है वो लीवर में स्टोर होती है और मसल्स में। लीवर में 8 to 10% होती है और मसल्स में वहाँ पर 0.5 to 1% होती है। जो हमारे पास मसल्स होते हैं उसमें जो ग्लाइकोजिन स्टोर होती है वो मसल्स की एनर्जी के लिए ही चाहिए होती है, लेकिन ग्लूकोज की फॉर्म में। वो ग्लाइकोजिन कन्वर्ट होता है जब ग्लूकोज में, तो मसल उसे एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करता है। और लीवर में हमारे पास जो ग्लाइकोजिन स्टोर होता है वो मेंटेन करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को। मतलब जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होता है तो लीवर में जो ग्लाइकोजिन होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो मेंटेन करता है। और फास्टिंग कंडीशन में भी जब हम फूड इनटेक नहीं करते तो हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजिन स्टोर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में और हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसको बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी होती है। इंसुलिन जो है ये भी हमारे पास स्टोरेज फॉर्म होती है होमोपॉलीसेक्राइड्स की
और ये फ्रुक्टोज के मोनोमर्स के साथ मिलके बनी होती है। फ्रुक्टोज के जो मोनोमर्स मिलते हैं तो मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं और इनके दरमियान बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और जो इंसुलिन है उसकी हाइड्रोलिसिस के लिए इंसुलिनेज यूज़ होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में नहीं होता। इसलिए हम इंसुलिन को एज ए फूड तो यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इंसुलिन जो है वो स्टोर होती है प्लांट्स में। प्लांट्स उसको स्टोरिंग एनर्जी के तौर पे उसको स्टोर कर लेते हैं, मतलब उसको एनर्जी के यूज़ के लिए उसको स्टोर कर लेते हैं। और मोस्टली ये होती है रूट्स में या राइजोम्स में। और जो मोस्टली प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं और स्टोर करते हैं इंसुलिन को, रेदर देन वो स्टार्च को स्टोर करें। तो इसलिए जो इंसुलिन है वो अगर स्टोर होती तो प्लांट्स में होती, ह्यूमन बॉडी में उसको ना स्टोर कर सकते ना ही एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए इंसुलिनेज की ज़रूरत होती है जो कि ह्यूमन बॉडी में नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर होमोपोलीसेक्राइड और होमोग्लाइकन्स। उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सेलुलोज की। सेलुलोज जो है वो हमारे पास प्लांट्स में जो सेल वाल है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। और इसे हम होमोपोलीसेक्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेम जो मोनोमर्स हैं वो मिलके आगे उस पॉलीसेक्राइड बना रहे होते हैं। और इसके दरमियान जो लिंकेज होता है वो बन रहा होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में के दरमियान बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है तो वो किस तरह बनता है कि जब प्लेन से अबव हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के दरमियान, तो उसे हम कहेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो सेलुलोज है वो उसकी ह्यूमन में हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, क्योंकि ह्यूमन में सेलुलेज एंजाइम नहीं होता जो कि सेलुलोज में मौजूद जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए यूज़ होता है। इसीलिए हम सेलुलोज को कहते हैं ये डाइजेस्टेबल नहीं है। सेलुलोज का स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर चेन में होता है। अब इस लीनियर चेन में बॉन्ड किस तरह से बनता है कि एक जो हमारे पास ग्लूकोज है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बॉन्ड जो दूसरी एडजेसेंट चेन होती है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बनता है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और सेलुलोज जो है उसमें ऑलमोस्ट 6,000 to 10,000 ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ बने होते हैं। ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज है उसके साथ मिलके बने होते हैं। अगर हम सेलुलोज की इम्पोर्टेंस देखें तो इसकी न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि सेलुलोज जो है वो कंपोनेंट होता है फाइबर्स का, जो मतलब डाइट में फाइबर्स होते हैं उसका मेन कंपोनेंट है। और इसके अलावा जब हम सेलुलोज जो है वो किन डिजीज़ को कम करता है, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कॉलन डिजीज़, डायबिटीज़, इन सब डिजीज़ को कम करता है। काइटिन जो है ये भी होमोपोलीसेक्राइड है और ये स्ट्रक्चर होमोपोलीसेक्राइड है और ये मिलके बने होते हैं मॉडिफाइड ग्लूकोज चेन के साथ। और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं एक्सोस्केलेटन में आर्थ्रोपोड्स की, इंसेक्ट्स की, क्रैब्स की और लॉबस्टर्स की। और ये फंगल की सेल वॉल में भी होती है काइटिन, इसलिए हम इसे फंगल सेलुलोज भी कह देते हैं। सेलुलोज की तरह जैसे सेलुलोज में एक चेन लीनियर चेन बनी होती है उस तरह काइटिन में भी होती है, लेकिन इसमें ग्लूकोज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है, इसमें मॉडिफाइड फॉर्म में होता है। मॉडिफाइड फॉर्म क्या होती है उसकी कि ग्लूकोज की जगह इसमें हमारे पास ग्लूकोज के साथ जो एक पॉइंट पे हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन अटैच होता है और उनके दरमियान बीटा 1,4 लिंकेज होता है। मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है वो ग्लूकोज के ही नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन ये प्योर ग्लूकोज हमारे पास नहीं होता। ग्लूकोज में हमारे साथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है एक नाइट्रोजन डेरिवेटिव वो अटैच हुआ होता है और वो मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं जो काइटिन का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में होते हैं और साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल में, और ये भी पॉलीसेक्राइड से मिलके बने होते हैं और प्रोटीन चेन के साथ। प्रोटियोग्लाइकन्स के जो लीनियर स्ट्रैंड्स होते हैं वो हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड से मिलके बने होते हैं और जिनके दरमियान बीटा 1,4 लिंकेज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स जो कि एक हेट्रोपोलीसेक्राइड जिसे हम हाइड्रोग्लाइकन्स भी कहते हैं।
ये दो डिफरेंट आप कह लें कि डाइसेक्राइड से मिलके बना होता है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास हेपरिन है, और हेपरिन में आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट हमारे पास मोनोसेक्राइड्स मौजूद हैं। ग्लूकोसामाइनोग्लाइकन्स जो है मोस्टली रिपीटिंग डाइसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। उस डाइसेक्राइड में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो है हमारे पास एक अमाइनो शुगर, जिसकी एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोसामाइन भी आ सकता है। और जो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास ज़्यादातर होता है यूरोनिक एसिड से रिलेटेड, मतलब उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी ग्लूकोरोनिक एसिड आ जाएगी या आइडोरोनिक एसिड आ जाएगी। जैसे इसमें आप देख लें कि हमारे पास जो एक अमाइनो शुगर है वो एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, और जो हमारे पास यूरेनिक एसिड है वो यहाँ पे हमारे पास डी ग्लूकोरोनिक एसिड है। मतलब हमारे पास दो डिफरेंट रिपीटिंग डाइसेक्राइड्स यूनिट्स होंगे ग्लूकोसामाइनोग्लाइकन्स में, जिसमें से जो एक पार्ट है या एक कंपोनेंट है वो अमाइनो शुगर का होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो यूरेनिक एसिड से रिलेटेड होगा। इन सब के स्ट्रक्चर में आप इसी तरह देख सकते हैं कि एक पार्ट हमारे पास अमाइनो शुगर का है और दूसरा हमारे पास यूरेनिक एसिड से रिलेटेड है। ग्लूकोसामाइनोग्लाइकन्स का जो पॉलीमर होता है वो हमारे पास यूरेनिक एसिड और अमाइनो शुगर से मिलके बना होता है। यह भी मैंने आपको बताया है कि ग्लूकोसामाइनोग्लाइकन्स हमारे पास यूरेनिक एसिड और शुगर से अमाइनो शुगर से मिलके बने होते हैं। जब ये पॉलीमर किसी प्रोटीन के साथ जाके अटैच होती हैं, उस कोर प्रोटीन के साथ जब इसकी अटैचमेंट होगी तो इसे हम कहेंगे प्रोटियोग्लाइकन्स। प्रोटियोग्लाइकन्स जो है वो जब अटैच होगा ग्लूकोसामाइनोग्लाइकन्स के साथ तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा वो रिजेंबल करेगा बोटल ब्रश से। इस स्ट्रक्चर से आपको आइडिया हो सकता है कि जब हमारे पास पॉलीमर्स जो हैं किसी भी डाइसेक्राइड यूनिट के जिसमें यूरेनिक एसिड और अमाइनो शुगर आ रहे हैं, जो ये जिगजैग फॉर्म में जब वो किसी कोर प्रोटीन से जाके अटैच होंगे तो उसे हम कहेंगे, वो बना देंगे प्रोटियोग्लाइकन्स, और वो एक बोटल ब्रश की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह से हमें नज़र आएंगे। जब हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन्स के जो मोनोमर है वो हाइलुरोनिक एसिड के साथ मिलके जब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके साथ एसोसिएट होंगे, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट। मतलब प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर्स जब हाइलुरोनिक एसिड से एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे तो प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट्स बना देंगे। और जब हमारे पास कोई कोर प्रोटीन किसी पॉलीमर के साथ मिलेगी, वो पॉलीमर हमारे पास होगा ग्लूकोसामाइनोग्लाइकन्स का जिसमें यूरेनिक एसिड और अमाइनो शुगर आ रहे हैं, तो वो बना देंगे प्रोटियोग्लाइकन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास वो प्रोटीन्स होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, जिनके पास ओलिगोसेक्राइड चेन्स होती हैं जिसे ग्लाइकन्स कहते हैं, जो कोविलेंटली लिंक्ड होती हैं किसी भी अमाइनो एसिड की साइड चेन के साथ। और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं वो ज़्यादा उनके पास शॉर्टर कार्बोहाइड्रेट चेन होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटियोग्लाइकन्स। और प्रोटियोग्लाइकन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स में डिफरेंस हमारे पास कहाँ पे आता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है उसमें हमारे पास 4% जो होता है कार्बोहाइड्रेट कम होता है, और जो प्रोटियोग्लाइकन्स में होता है उसमें 4% ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी आपने देखा होगा कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं, और ये इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं जो कि एक चैनल का काम करती हैं और एक पोर का या होल का, जहाँ से सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं या बाहर रिमूव हो सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं वो लुब्रिकेंट के तौर पे भी काम करती हैं और एक प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे भी काम करती हैं। उसकी एग्जांपल में हमारे पास म्यूकिन आ जाएगी जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है।